हेलो एंड वेलकम टू एकलव्य करियर इंस्टीट्यूट वीडियो लेक्चर। ये लेक्चर जो है ये मैथमेटिक्स का है, सेकंड चैप्टर का, इंटरमीडिएट का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसके सारे थ्योरीज जो एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं और एनसीईआरटी पर बेस्ड सारी एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट की है। कुछ एक्स्ट्रा मैंने कहा था बनाने के लिए वीडियो, उसको हम बाद में जो है कि धीमे धीमे पोस्ट करते रहेंगे। जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन रहेंगे और उसमें यूपी बोर्ड प्रीवियस ईयर के पेपर जो एनसीईआरटी से मैच करते हुए रहेंगे, उन क्वेश्चंस का वीडियो अलग से बनाया जाएगा, बाद में हम उसको पोस्ट करेंगे। फ़िलहाल हम अपने सिलेबस पर फोकस करते हैं और हमारा सिलेबस जो है वो अगला चैप्टर जो हमारा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उस पर हम लोग चलते हैं और उसकी थ्योरी जो है बेसिक्स आज हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसके प्रमेय वगैरह जो हैं 10-12 प्रमेय उनको देखेंगे, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो शुरू करते हैं, देखिए ध्यान से। तो चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इंग्लिश में इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा जाता है और शॉर्टकट में हम लोग इसको जानते हैं आईटीएफ से। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन नाम से क्लियर है कि त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिलोम जो आएगा वो फलन हम पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय फलन जो हैं वो आप जानते हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स और कॉट एक्स। 6 फलन त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। उनमें से हम एक फंक्शन लेते हैं y बराबर साइन एक्स। y बराबर साइन एक्स जो है वो आप जानते हैं कि रियल फंक्शन है। ये r से r में डिफाइन होता है। अगर हम r से r में ना लेकर के r से -1, में ले लेते हैं तो ये जो है हम देखेंगे इसकी जो डोमेन होती है वो होती है r। रेंज इसकी जो होती है साइन एक्स की आपको पहले से मालूम होगा -1 से 1। सभी लोग जानते हैं कि इसका अधिकतम मान +1, न्यूनतम -1। -1 से +1 के बीच होता है, कभी भी इस रेंज से बाहर नहीं निकलता है। तो -1, 1 इसकी रेंज है और डोमेन r है। को डोमेन आप देख रहे हैं तो वो भी -1, 1 है। मतलब ये हुआ कि कोडोमेन और रेंज बराबर है। कोडोमेन यानी सहप्रांत और रेंज यानी परिसर आपस में बराबर है। और ये कहानी होती है आच्छादक की। ये आच्छादक की पहचान है। लेकिन डोमेन R है, इसका मतलब पूरे रियल नंबर में परिभाषित है। पूरे रियल नंबर में बहुत सारे नंबर आएंगे, उसमें अगर हम 0 पर मान देखेंगे तो 0 आएगा, पाई पर देखेंगे फिर 0 आ जाएगा, 2 पाई पे फिर 0 आ जाएगा, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ऐसे ही -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई। मतलब 0 ± पाई ± 2 पाई ± 3 पाई एंड सो ऑन, इन सब पर फलन का मान 0 मिलेगा। बहुत सारे बिंदुओं पर एक ही मान मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये फलन एकाएकी नहीं है। एकाएकी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब क्यों बता रहा हूं मैं, क्या इसका क्या काम है इसमें। देखिए, जिस कंडीशन में हमने फंक्शन लिया, जैसा ओरिजिनल फंक्शन होता है वैसा हमने ले लिया। अगर त्रिकोणमितीय फलन y बराबर साइन एक्स,
तो ये एकाएकी नहीं है। आच्छादक तो हमने बना लिया था अपने मन से, अगर हम चाहते तो R से R में अगर लेते तो ये आच्छादक भी नहीं होता, लेकिन हमने -1, 1 इधर ले लिया तो ये रखने की वजह से आच्छादक हो गया, लेकिन एकाएकी नहीं है भाई। अब अगर एकाएकी नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि निश्चित रूप से इस फलन का प्रतिलोम संभव नहीं है। ये कैसे कह दिया सर आपने? क्या रीज़न आपने लिया, कैसे कह दिया? तो पिछला जो हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा है, पिछला जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है संबंध एवं फलन, वहाँ पे हम लोगों ने प्रतिलोमीय फलन पढ़ा हुआ है, काफ़ी डिटेल में मैंने वहाँ पे बताया था। प्रतिलोमीय फलन या इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, पुनः मैं इस पर डिस्कस करता हूँ। प्रतिलोमीय फलन, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इन्वर्टिबल फंक्शन, समझिएगा ये चैप्टर बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा और बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए। अभी हम फिर से इस टॉपिक को छोड़ करके प्रतिलोमीय फलन क्या होता है ये समझ रहे हैं, फिर आगे इस पर हम बात करेंगे। प्रतिलोमीय फलन, इस शब्द का मतलब होगा जिसका प्रतिलोम संभव है, जिसका प्रतिलोम संभव है। शब्द का मतलब प्रतिलोमीय फलन मतलब जिसका प्रतिलोम संभव है। लेकिन प्रतिलोम संभव कब होता है? पॉइंट ये है, प्रतिलोम संभव कब होता है? किसी भी फलन का प्रतिलोम संभव कब होता है? देखिएगा, फलन का प्रतिलोम संभव होता है जब फलन, पहली चीज एकाएकी होता है, फलन एकाएकी होता है, और दूसरी चीज फलन आच्छादक होता है। फलन आच्छादक होता है, एकाएकी होता है और आच्छादक होता है जब दोनों कंडीशन, दोनों क्वालिटी किसी फलन के पास एक साथ पाई जाती है, तब कहा जाता है कि फलन कैसा है? प्रतिलोमी है या फलन का प्रतिलोम संभव है। अब आप देखिए, फलन जो है y बराबर साइन x, जो हमने r से -1, 1 में लिया, डोमेन r है, रेंज -1, 1 है, कोडोमेन भी -1, 1 है, तो रेंज और कोडोमेन बराबर होने की वजह से आच्छादक हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस R में बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जिन पर फलन का एक ही मान प्राप्त होगा, इसलिए एकाएकी नहीं है। अब ये फलन y बराबर साइन x एकाएकी नहीं है, आच्छादक है, जबकि कहा गया कि प्रतिलोम तभी संभव होगा जब फलन एकाएकी होगा और आच्छादक होगा। एकाएकी और आच्छादक दोनों होना चाहिए। अब ये फलन एकाएकी तो नहीं है भाई, आच्छादक है लेकिन एकाएकी नहीं है। इसका मतलब ये जिस कंडीशन में दिया गया है उस कंडीशन में y बराबर साइन x, कंडीशन क्या है? r से -1, 1 में ये फलन प्रतिलोमीय नहीं है। सिंपल बात, ये फलन प्रतिलोमीय नहीं है। भाई क्यों नहीं है? क्योंकि एकाएकी नहीं है, आच्छादक तो है लेकिन एकाएकी नहीं है। अगर एकाएकी नहीं है तो निश्चित रूप से प्रतिलोमीय नहीं है, क्योंकि प्रतिलोमीय तभी होता है जब एकाएकी होता है और आच्छादक होता है। दोनों में से एक कैंसिल हो गया, इसका मतलब प्रतिलोमी नहीं है। अब इसको देखने पर आपको लग रहा होगा कि सर y बराबर साइन x है तो त्रिकोणमितीय फलन है और ये प्रतिलोमी नहीं है, जबकि चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तब ये कैसे चैप्टर बन गया? तो अब इस पर बात करते हैं कि क्यों इस चैप्टर का नाम प्रतिलोमी त्रिकोणमितीय फलन रखा गया और हम कैसे पढ़ने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। हमने देखा जिस कंडीशन में हमने साइन x यानी कि त्रिकोणमितीय फलन जिस कंडीशन में हमें दिया जाता है, हमने वो कंडीशन ले करके देख लिया तो प्रतिलोमीय नहीं है। क्यों? क्योंकि एकाएकी नहीं है। आच्छादक तो हमने बना लिया लेकिन एकाएकी नहीं है, तो इसलिए प्रतिलोमीय नहीं है। अब इस चैप्टर का नाम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन रख दिया गया है, इसका मतलब होता जरूर है, त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम होता जरूर है, संभव है।
तब वो संभोग कैसे होता है अब हम उस पर चर्चा करेंगे। क्या किया जाता है कि त्रिकोणमितीय फलन जो हैं उन्हें प्रतिबंधित किया जाता है। शब्द आप याद रखिए, उन्हें प्रतिबंधित किया जाता है। जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं पहले से जैसे परिभाषित होते हैं वैसे परिभाषित ना करके बल्कि उन्हें किसी दूसरे तरीके से परिभाषित किया जाता है। कुछ ऐसी कंडीशंस, ऐसी बाउंडेशंस के साथ उन्हें परिभाषित किया जाता है कि वो एकाएकी और आच्छादक हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि जब एकाएकी हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा तो प्रतिलोमी हो जाएगा, यानी प्रतिलोम संभव हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या त्रिकोणमितीय फलन को प्रतिबंधित किया जाता है। तो सबसे पहली चीज है, आपसे पूछा जाए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कब संभव है, तो कहेंगे जब त्रिकोणमितीय फलनों को प्रतिबंधित किया जाएगा, बाउंड किया जाएगा, कंडीशन लगाई जाएगी, तब जा कर के उनका प्रतिलोम संभव होगा और तब उन्हें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाएगा। कैसी बाउंडेशंस, कैसा प्रतिबंध, इस पर भी बात करनी पड़ेगी, तभी तो बात समझ में आएगी कि कैसे आप बाउंड करके उसे एकाएकी और आच्छादक बना देते हैं। तो वो चीज़ हम देखेंगे पहले साइन एक्स के विषय में, फिर शेष का हम एक टेबल देख लेंगे और उस बेसिस पर हम उन्हें लर्न करेंगे। और वो बहुत ज़रूरी है याद करना, इसलिए क्योंकि अगर आप वो याद करेंगे तो आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है मुख्य मान निकालना प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। तो जब आप वो टेबल लर्न कर लेंगे तो आप प्रिंसिपल वैल्यू का कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन जनरली बहुत सारे लोगों से गलत हो जाता है। बहुत सारे लोग गलत बता देते हैं, होता नहीं है तो कुछ लोग गलत बता भी देते हैं। बताने का मतलब ये है कि हो सकता है मिस कॉन्सेप्ट की वजह से या मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से वो क्वेश्चन लोगों से गलत हो जाता है, कुछ पढ़ाने वाले लोगों से गलत हो जाता है। ऐसा जनरली होता नहीं है लेकिन हो सकता है किसी से हो जाता है। तो ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उस टेबल को लर्न करेंगे जो अभी मैं आपको सिखाऊंगा या बताऊंगा। लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि कैसे त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम संभव किया जाता है। जैसे अभी फिलहाल तो संभव नहीं हुआ लेकिन संभव होगा जरूर, तो कैसे होगा वो चीज़ हम देखने वाले हैं। आप इस चैप्टर की नोट्स अगर तैयार करें तो आप शुरुआत जब करेंगे तो नोट्स में आप वो पिछले वीडियोज़ में या पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ाया है प्रतिलोमीय फलन, वो हेडिंग से आप स्टार्ट करें, प्रतिलोमीय फलन लिखें, फिर उसके बाद प्रतिलोम फलन क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन क्या होता है वो लिख लें। तब जा कर के आपको ये चैप्टर शुरुआत इसकी अच्छी होगी तो समझ में भी बहुत अच्छे तरीके से आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, y बराबर साइन एक्स की बाउंडेशंस को मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसे बाउंड करके एकाएकी और आच्छादक बनाया गया। देखिए कहा यह गया कि आप एक काम करो, इसको -π/2 π/2 से ले करके -1 के बीच परिभाषित कर दो। मतलब ये हुआ कि इसके डोमेन को बाउंड कर दीजिए -π/2 π/2 के बीच में, और इसकी रेंज और कोडोमेन दोनों को समान रखना पड़ेगा आच्छादक बनाने के लिए, उसको -1 कर दीजिए। तो रेंज और कोडोमेन बराबर होने की वजह से आच्छादक हो गया। ये कहानी बता दी कि आच्छादक तो भैया आपने बना लिया। अब एकाएकी कैसे हुआ, तो एकाएकी हम देख लेते हैं। देखिए सिंपल मेथड हम अप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे। ग्राफ लगभग लोगों को याद होगा, ये है हमारा +π/2 और ये है -π/2, और आपको ग्राफ मालूम है ऐसे चलता है, बस π/2 तक जाना है और इधर आएंगे -π/2 तक आना है, ये -1 और ये +1। तो अब देखिए जितना ग्राफ हमने बनाया बस इतना ही पॉसिबल है, क्योंकि हमें -π/2 से π/2 तक चलना है, और चूंकि रेंज हमने -1 से 1 तक ले ली है तो कोडोमेन और रेंज बराबर हो चुके हैं, और -π/2 से π/2 के बीच में ये एकाएकी है या नहीं है ये भी तो चेक करना है।
क्योंकि ये जब तक चेक नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा कि एकाएकी हो गया। तो एकाएकी की कहानी आपको ग्राफ से मैंने बताई थी, एक लाइन खींचिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और वो लाइन अगर एक पॉइंट पर ग्राफ को कट करे तो इसका मतलब निश्चित रूप से जो फलन दिया गया वो एकाएकी है। तो देखिए ये लाइन हमने एक्स अक्ष के समांतर खींची या ये वाली खींची, ये एक ही पॉइंट पर कट कर रही हैं, इसका मतलब निश्चित रूप से इस डोमेन के साथ और इस कोडोमेन के साथ अगर y बराबर साइन एक्स को परिभाषित किया गया तो निश्चित रूप से फलन कैसा हो जाएगा, एकाएकी और आच्छादक। ये एकाएकी की पहचान हमने कर ली, एकाएकी है, और ऊपर हमने आच्छादक देख लिया क्योंकि कोडोमेन और रेंज हमने बराबर कर ली। तो अगर हम y बराबर साइन एक्स को, ध्यान दीजिएगा एकदम कंसंट्रेट करिएगा, अगर हम y बराबर साइन एक्स को -π/2 π/2 से -1, 1 में परिभाषित करें, यानी डोमेन -π/2 π/2 रख दें और इसकी रेंज या को डोमेन -1, 1 कर दें, तो निश्चित रूप से यह फलन एकाएकी और आच्छादक हो जाता है। इस बाउंडेशन में फलन हो जाता है एकाएकी और आच्छादक। अगर इस बाउंडेशन में फलन एकाएकी और आच्छादक हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि अब y बराबर साइन एक्स, y बराबर साइन एक्स कैसा है, प्रतिलोमीय है। अब y बराबर साइन एक्स कैसा है, प्रतिलोमीय है। अगर ये प्रतिलोमीय है तो अब इसका प्रतिलोम संभव होगा, तो प्रतिलोम फलन अब हम निकालने जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, अब हम इसका कैलकुलेशन करने जा रहे हैं प्रतिलोम फलन का। एक और चीज मैं इसी वक्त डिस्कस कर दूं तब आगे चलता हूं। आपको मैंने उसी चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कि अगर फलन f a से b में परिभाषित है और ये फलन प्रतिलोमीय है, देखिए शब्द याद रखिएगा, f a से b में परिभाषित है और प्रतिलोमीय है। अगर मैंने इतना बोला तुरंत आप समझ जाएंगे कि f एकाएकी और आच्छादक है, तभी प्रतिलोमीय होगा। तो प्रतिलोमीय है तो जो f इनवर्स होगा, ध्यान दीजिएगा, जो f इनवर्स होगा वो b से a में परिभाषित होगा, b से a में परिभाषित होगा। मतलब जो डोमेन होगा f का वो कोडोमेन बन जाएगा f इनवर्स का, और जो रेंज या फिर कहें कोडोमेन, दोनों बराबर ही होंगे क्योंकि आच्छादक हो ही चुका है, जो रेंज या कोडोमेन होगा f का वो बराबर हो जाएगा डोमेन ऑफ f इनवर्स के। ये आपको याद करना ज़रूरी है। इंटरचेंज हो जाएगा सेट, a से b में है तो f इनवर्स b से a में परिभाषित हो जाएगा। वो चीज़ यहाँ पे अभी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे फोकस करवाया है। ये कॉन्सेप्ट है आपका, ये पिछला वीडियो का कॉन्सेप्ट था। पिछला वीडियो आप बार बार अगर रिपीट करेंगे, देखेंगे तो आपके बहुत काम का होगा, हेल्पफुल होगा। तो अब यहाँ पे देखिए प्रतिलोम फलन अब निकालने जा रहे हैं, किसका, y बराबर साइन एक्स का। क्यों निकालने जा रहे हैं, क्योंकि एकाएकी और आच्छादक हो गया है। तो एकाएकी और आच्छादक होने से क्या होता है, वो प्रतिलोमी हो गया। प्रतिलोमी हो गया तो प्रतिलोम निकाला जा सकता है। तो y बराबर साइन एक्स है, इसको हम साइन एक्स बराबर y लिखेंगे, और आपको मालूम होगा कि x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स y। अभी खत्म नहीं हुआ, x बराबर साइन इनवर्स y हो गया। अब जहाँ x है वहाँ लिख देंगे f इनवर्स x, और जहाँ y है वहाँ x लिख देंगे। y की जगह पे x लिख देंगे और x की जगह पे f इनवर्स x लिखेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा f इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x। f इनवर्स x बराबर साइन। अब देखिए यहाँ पे x बराबर f इनवर्स x लिखा है, आप चाहें तो fx भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, फंक्शन ही है वो भी, बस इनवर्स है इसलिए मैंने f इनवर्स x लिखा। आप चाहें तो x बराबर fx ही लिखें और y बराबर x लिख दें, तो आपको मिल जाएगा fx बराबर साइन इनवर्स x। चलिए हम इसी को कंसिडर करते हैं, इनवर्स लिखना छोड़ ही देते हैं। इनवर्स है बस इतना मालूम होना चाहिए, f इनवर्स x लिखने की जरूरत नहीं, fx बराबर साइन इनवर्स x ही समझते हैं। तो fx बराबर साइन इनवर्स x जो लिखा गया है, ये दिखने में लग रहा है कि ये प्रतिलोम फलन है। कैसा फलन है, प्रतिलोम फलन है। पूछा जाएगा किसका प्रतिलोम है, तो कहेंगे fx बराबर साइन इनवर्स x, किसका, fx बराबर साइन x का प्रतिलोम है। साइन x का प्रतिलोम है कौन, साइन इनवर्स x प्रतिलोम है। अब ये मेन पॉइंट नहीं है कि ये प्रतिलोम फलन हो गया, बिल्कुल नहीं। मेन पॉइंट आपका क्या है, ये भी याद करने वाली चीज़ है, अभी मैं इसका इंपॉर्टेंस समझाता हूँ।
मेन पॉइंट क्या है, एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स जब आ जाए ना, तो ये नहीं पॉइंट है कि ये साइन इनवर्स एक्स है, इनवर्स प्रतिलोम फलन या इनवर्स फंक्शन हो गया, नहीं। पॉइंट ये है कि आप सोचिए एक्स का मान क्या होगा, आप सोचिए एफ एक्स क्या होगा, मतलब आप सोचिए इसकी डोमेन क्या होगी, आप सोचिए इसकी रेंज क्या होगी, या फिर इसका कोडोमेन क्या होगा। ये मेन पॉइंट है, इस पर फोकस करना है आपको। आपको ये नहीं देखना है कि फंक्शन इनवर्स बन गया, बना तो, लेकिन क्यों बना ये हम पहले देखेंगे। बना इसलिए क्योंकि एकाकी और आच्छादक, एकाकी और आच्छादक कैसे हुआ, जब हमने उसको -π/2 π/2 से -1 1 में परिभाषित किया। सर ये a है और ये b है, अच्छा ठीक है, तो इनवर्स होने पर क्या होता है, b से a हो जाता है। मतलब अगर ये a से b में परिभाषित था तो इनवर्स b से a में परिभाषित होगा। मतलब ये जो रेंज आप कोडोमेन देख रहे हैं या रेंज देख रहे हैं, ये डोमेन की जगह पे आ जाएगा। मतलब डोमेन हमारा बन जाएगा -1 1। अच्छा, और रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 π/2, -π/2 π/2, ये डोमेन हो जाएगी और ये रेंज हो जाएगी। मतलब ये आप इस तरह से कह सकते हैं कि एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स, आपसे पूछे कैसे परिभाषित हुआ, तो आप कहेंगे -1 1 से ले करके -π/2 π/2 में परिभाषित हुआ। इसे कहते हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये पहला फंक्शन हमने बनाया साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ही बाकी के 5 बनेंगे, कास इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। ऐसे बाकी के 5 बनेंगे। लेकिन आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, फोकस करना है, आपको फोकस करना है। कहाँ फोकस करना है कि कैसे बना ये त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम, संभव कैसे हुआ, कब हमने संभव करा पाए, कब हम करा पाए, जब हमने डोमेन को -π/2 π/2 तक ही रखा, बाउंड कर दिया, और को डोमेन -1 1 है जो कि रेंज के बराबर है, इतना किया तब एकाकी और आच्छादक हुआ। और जब एकाकी और आच्छादक हुआ तब जाकर के वो प्रतिलोमी हुआ, और जब प्रतिलोमी हुआ तो हमने उसका प्रतिलोम निकाला। तो साइन एक्स का प्रतिलोम बना साइन इनवर्स एक्स विद बाउंडेशन के डोमेन -1 1 है और रेंज -π/2 π/2। फिर से देखिए, पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर, याद करना है। जो आपको याद करने मतलब रट्टा नहीं मारना है, याद करने मतलब कई बार आप पढ़ेंगे तो अपने आप ये याद हो जाएगा। एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स परिभाषित हुआ है -1 1 to -π/2 π/2। मतलब ये डोमेन है और ये रेंज है, ध्यान रखिएगा, ये डोमेन है और ये रेंज है। मैं इसको रेंज बोल रहा हूँ जबकि ये कोडोमेन होता है। क्यों रेंज बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एकाकी और आच्छादक है। तो एकाकी और आच्छादक होने के बाद ऐसा होता है कि जो कोडोमेन होता है वो रेंज के बराबर हो ही जाता है, इसलिए मैं इसको सीधा रेंज बोल रहा हूँ। ध्यान देना, ये रेंज है। तो अब फोकस करिए, अगर आपसे पूछा जाएगा मुख्य मान, ध्यान दीजिएगा, मुख्य मान, तो मुख्य मान का मतलब क्या होगा, मुख्य मान का मतलब होगा फलन का मान, फलन का मान। ध्यान से देखते रहिएगा, मुख्य मान पूछा जाएगा मतलब फलन का मान। और आप फिर से देखिए, फलन का जो मान होता है वो y का मान होता है और y fx के बराबर होता है। मतलब फलन का मान मतलब fx का मान, या आप कहें fx किसके बराबर है, साइन इनवर्स के x के बराबर। इसका मतलब साइन इनवर्स x का मान निकालना है। तो साइन इनवर्स x का मान या फलन का मान जो है वो रेंज निकलती है। आपको मैंने ये सब चीज़ें बता रखी हैं कि फलन का मान मतलब रेंज होता है। तो फलन का मान या fx का मान या साइन इनवर्स x का मान ये रेंज है। मतलब जो मुख्य मान निकलेगा वो निकलेगा रेंज से। कहाँ से निकलेगा, रेंज से निकलेगा। और रेंज है हमारी -π/2 π/2, तो यहीं से मुख्य मान निकलेगा। ये बहुत ही काम का पॉइंट है कि जब भी साइन इनवर्स एक्स दे करके, यानी साइन इनवर्स का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिया जाए और आपसे उसके मुख्य मान के बारे में जानकारी निकाली जाए, तो आप ध्यान रखिएगा कि पहले आप रिमेंबर करिए कि साइन इनवर्स एक्स का जो बाउंडेशन है वो क्या है, -1 1 से -π/2 π/2। तब आपके दिमाग में फ़ौरन आना चाहिए कि हमें -π/2 π/2 से उनके बीच से ही मान निकालना है और इधर उधर नहीं जाना है।
कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे जनरली हमें पूछा जाता था कि साइन x बराबर -1/2 है तो कितने का मान, तो हम -1/2 ढूंढने के लिए जाते थे कि साइन नेगेटिव कहाँ होता है। भैया पहले में पॉजिटिव, दूसरे में पॉजिटिव, तीसरे चौथे में नेगेटिव, तो हम तीसरे में या चौथे में निकाल लेते थे। ऐसा हम इसमें नहीं करेंगे। अगर इसमें हमें कभी साइन इनवर्स -1/2 दे दिया तो -1/2 ढूंढने के लिए हम तीसरे चौथे में नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम इन्हीं के बीच में मान निकालेंगे, -π/2 से π/2 के बीच में, और इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जो मान आएगा वो -90 से +90 के बीच ही आएगा, कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। ये एक बात हो गई। ये मैंने आपको समझाया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आधार क्या है, क्या इसकी पहचान है, कैसे इन्वर्स बनाया जाता है, और इन्वर्स बनाने के बाद साइन इन्वर्स x की हमने बाउंडेशन आपको बता दी, और बाउंडेशन बताने के बाद उसका इन्वर्स हमने डिफाइन कर दिया, बता दिया। ये आधा काम खत्म हो गया, हमने साइन इन्वर्स x की पूरी डिटेल रख ली। अब मैं आता हूँ, यहाँ पर मैंने स्टार लगाया था, इस पर चर्चा करता हूँ। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए y बराबर साइन x था, उसको कन्वर्ट किया गया तो x बराबर साइन इनवर्स y आया। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा और चित्रा प्रकाशन में भी है। ये क्वेश्चन ये है कि y बराबर साइन x को -π/2 π/2 से -1 में परिभाषित किया गया। तो x बराबर साइन इनवर्स y का रेंज क्या होगा। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब देखते ही आंसर आ जाएगा अगर आपका डेफिनेशन याद है। मैंने क्या बताया कि y बराबर साइन x, कब इसका इनवर्स संभव हुआ, जब -π/2 π/2 से -1 के बीच में रखा। तो अब उसी का इनवर्स लिख दिया इन्होंने, x बराबर साइन इनवर्स y। मतलब वहाँ ये नहीं बताया कि इनवर्स पॉसिबल है, नहीं, बल्कि कह दिया कि ऐसे है और इसका इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स y रख दिया गया। अब बताओ रेंज क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, ये परिभाषित इसी में होगा। और आप जानते हैं कि रेंज जो होती है वो दिए गए फंक्शन का डोमेन होता है, पलट जाता है। जो डोमेन है वो रेंज, और जो रेंज है वो डोमेन। तो मतलब अगर y बराबर साइन x का इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स y पॉसिबल हुआ, इसका मतलब ये है कि जो इसकी डोमेन है वो इसकी रेंज होगी। तो भैया इसकी डोमेन -π/2 π/2, मतलब इसकी डोमेन -π/2 π/2 हो जाएगी। एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा। अब हम उस टेबल पर बात करते हैं जिस टेबल में सबके डिटेल लिखे गए हैं, सबके डिटेल, मतलब साइन का, कॉस का, टेन का, कोसेक का, सेक का और कॉट का, सब का डिटेल। मतलब जैसे हो नहीं गया कि साइन का हम पूरा डिटेल बता दिए, तो अब सबकी बाउंडेशन हम डिटेल में थोड़ी ना बताएंगे। अब सबका एक टेबल बना दिया जाएगा और वो टेबल आप रिमेंबर कर लीजिए। और जिनको लगे कि नहीं हम इसको एक्सपेरिमेंटली देखेंगे, तो वो आप ऐसे डिटेल में देख सकते हैं। जैसे मैं बता दूं कि कॉस की बाउंडेशन ये है, तो आप उस बाउंडेशन में कॉस को चेक करिए, एकैकी और आच्छादक है नहीं। अगर एकैकी और आच्छादक हो जाता है तो संतुष्टि मिल जाएगी कि हाँ इसका प्रतिलोम संभव है। फिर प्रतिलोम बना लीजिए, और प्रतिलोम जैसे ही बनाएंगे दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, कोडोमेन डोमेन बन जाएगा, यानी रेंज डोमेन बन जाएगी, और जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगी। आपको तुरंत वहाँ से भी डेटा मिल जाएगा, और चाहे तो आप टेबल से रिमेंबर कर लीजिए। तो चलिए उसको बनाते हैं। y बराबर साइन इनवर्स x की डोमेन -1, और रेंज इसकी -π/2 π/2। इसका तो अभी हम लोगों ने देखा ही था। cos इनवर्स x का क्या बनाया गया है, -1, इसकी डोमेन रखी गई है और रेंज इसकी रखी गई है 0 से π। tan इनवर्स x का अगर हम देखें तो इसकी जो डोमेन रखी गई है, डोमेन है -∞ से ∞, +∞, या फिर इसको r कह लीजिए आप। और इसकी जो रेंज रखी गई है वो -π/2 π/2 ओपन इंटरवल रखी गई है। कॉट इनवर्स की देखें तो इसकी भी डोमेन -∞ से +∞, या फिर r कहें, और इसकी जो रेंज रखी गई है वो 0 से π ओपन रखी गई है। कोसेक इनवर्स x की बात करें तो इसकी डोमेन r -1, या फिर आप इसको -∞ से -1 क्लोज यूनियन क्लोज 1 से ∞ ओपन, मतलब -1, के बीच का मान कोसेक का कभी नहीं आता है, तो उसे निकाल दिया गया r में से, वो डोमेन रखी गई है। और रेंज की बात करूं मैं तो रेंज -π/2 π/2
0, मतलब -π/2 से π/2 जो साइन वाला होता है वही रहेगा, बीच में से 0 को निकाल दिया जाएगा। और y बराबर सेक इनवर्स x की बात करूं तो डोमेन r -(-1, 1) या फिर वही -∞ से -1 क्लोज यूनियन 1 से इनफाइनाइट क्लोज टू ओपन। और मैं रेंज की बात करूं तो 0 से पाई क्लोज है, नेगेशिएट किया गया π/2 को, यानी जो 0 से पाई के बीच में π/2 आएगा उसे निकाल दिया गया है। अब ये आपकी टेबल है, ये बहुत काम की है इस लिहाज से कि जब भी क्वेश्चन आपको मुख्य मान का निकालने के लिए दिया जाएगा तो आपको ये चीज़ें जब याद रहेंगी सबके लिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक के लिए, तो आप बहुत अच्छे तरीके से मुख्य मान निकाल पाएंगे, सबका मुख्य मान निकाल पाएंगे और बहुत सही निकलेगा। सही का मतलब मैंने अभी बताया था कि गलतियां हो जाती हैं, वो गलती आपसे कभी नहीं होगी अगर आप ये टेबल सही से याद करके रखे हुए हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली देखा है और ये मैं सारा आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसको आप बना करके देख सकते हैं। पहले cos x लीजिए, उसको 0, पाई से -1, 1 के बीच में बनाइए और देखिए कि वो एकाएकी और आच्छादक होता है कि नहीं होता है। जब हो जाएगा तो उसका इन्वर्स पॉसिबल हो जाएगा। ऐसे ही आप बाकियों को चेक कर सकते हैं और ये मैं आपके डायरेक्ट के लिए बता रहा हूँ, तो आप इसको नोट करिएगा ज़रूर। किताब में भी दिया गया है, अगर आपको किताब से नहीं लिखना, यहाँ से लिखना है तो वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, फिर आप आगे बढ़िए। कुछ क्वेश्चन देखते हैं मुख्य मान पर आधारित। मुख्य मान पर आधारित प्रश्न। देखिए पहला क्वेश्चन, मान लीजिए हमें दिया गया साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना। साइन इनवर्स 1/2 का, देखिए बहुत सिंपल, साइन इनवर्स 1/2, आप सोचिए +1/2 है और साइन इनवर्स की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में है, तो बस वहीं पे देखिए कि कितने का मान 1/2 हो जाएगा। 0 का मान 0, 30 का होता है 1/2, 45 का 1/2, 60 का √3/2, 30 का होता है। तो आप इसको ऐसे लिखिए, साइन इनवर्स साइन 30, 30 का मतलब π/6। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, आंसर आया π/6, ये आंसर। फिर देखिए मान लीजिए हमें दिया गया है कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान। तो अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस आया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम तीसरे और चौथे में जा करके ढूंढ के निकालेंगे, नहीं, -π/2 से π/2 के बीच में ही देखना, उसी के अंदर आना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो अब इसको हम ऐसे लगाएंगे कि साइन इनवर्स 1/2 है, इसको साइन इनवर्स और 1/2 जनरली -1/2 है, तो माइनस को छोड़ करके 1/2 जो है वो साइन π/6 की वैल्यू है, तो माइनस साइन π/6 लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, अब ये माइनस जब तक हम सेट नहीं करेंगे तब तक साइन इनवर्स से साइन कैंसिल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस को एडजस्ट करेंगे। आप जानते होंगे, आपने त्रिकोणमिति पढ़ी है, साइन -θ माइनस साइन θ होता है, तो ये माइनस साइन θ लिखा हुआ है, इसको साइन -θ लिख देंगे। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, -π/6 आया और आप आंसर ध्यान से देखिए तो ये -π/2 से π/2 के बीच का ही मान है, इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमें दिया गया है tan इनवर्स √3 का मुख्य मान। तो आप tan की रेंज देखिए, tan की रेंज आपको अभी अभी मैंने टेबल में लिखवाई है, tan की रेंज होती है -π/2 से π/2 ओपन। तो अब √3 जनरली कितने का मान है, जनरली ये 60 का मान है, तो tan इनवर्स tan π/3 लिख देंगे। tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा, π/3 आया, ये इसका आंसर हो गया। मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे दिया गया है, मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे दिया गया है, हमें दे दिया गया है cos इनवर्स -1/2, या चलो कुछ और चीज़ -√3/2, ये दे दिया गया। अब cos की रेंज 0 से पाई होती है, तो अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, cos इनवर्स माइनस छोड़ दीजिए, √3/2 जनरली कितने का मान है, ये है cos 30 का मान, 30 का मतलब π/6।
एग्जैक्टली 30 का मान है, π/6। तो अब ये माइनस को एडजस्ट करना है, तो इसमें ऐसा मत सोचिएगा कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल नहीं, इसमें नहीं होता। तो इसको हमें अब माइनस को एडजस्ट करना है। अब 0 से पाई तक इसकी रेंज हो जाती है, तो 0 से पाई तक का मतलब पहला और दूसरा मतलब जो चतुर्थांश है वो कवर होगा। तो पहले में तो पॉजिटिव होता है, दूसरे में नेगेटिव होता है, तो इसको दूसरे में लेके चलेंगे। दूसरे में दो तरीके से हम जा सकते हैं, आपको पता होगा, 90 प्लस से जा सकते हैं और 180 माइनस से आ सकते हैं। तो 90 प्लस से जाने में अनुपात बदल जाता है और हमें अनुपात कॉस ही रखना है। तो 180 माइनस से आने पर बदलाव नहीं होता है, तो इसको आप कास पाई माइनस π/6 लिख दीजिए। ध्यान दीजिएगा, कास 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस थीटा को कास 180 माइनस थीटा रखा गया। अब इसको अंदर अंदर सॉल्व करना है, ये नहीं कि फिर फार्मूला लगा देंगे। तो कास इनवर्स कॉस, देखिए सॉल्व करिए, 6π माइनस पाई 5π/6। अब ये कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, आंसर आया 5π/6। ये देखिए जो आंसर आया ये 0 से पाई के बीच में है, 5 × 15 150, 0 से 180 के बीच में है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स माइनस √3/2, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1/√3, कॉट इनवर्स -1/√3। यहाँ देखिए कॉस इनवर्स -1/2 है ना, कॉस इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, कॉट इनवर्स -1। वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन नोट करिए, सॉल्व करिए और कमेंट में बताइए कि आपको किस वाले पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है।